हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फ्रॉम द बुक एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंस बाय आर शर्मा। तो स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द साइंस ऑफ वेल्थ। द साइंस ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है द इकोनॉमिक्स कंसर्न विद इंडिविजुअल यूनिट दैट इज सिंगल इंडस्ट्री, firm or a single consumer. So when it deals with something single entity, that it is called microeconomics. Okay, next question. The economics deals with the whole economy startup. Here we are talking about whole economic startup, that is total production, total expenditure, total income. So when we are dealing with whole or something which is complete or total, then it is called macroeconomics. Okay, in micro we are dealing with single individual entity, and in macro we are dealing with the whole or total entity. Next question, father of agriculture economics. So who is known as father of agriculture economics? That is Adam Smith. Next question, the potential exchangeable means of satisfying human wants. So human wants can only be satisfied with wealth. Okay, the answer is wealth. Next question, the part of wealth used for further regenerating wealth, यानी वेल्थ का वो वाला पार्ट जिससे हम फर्दर वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन रीजनरेट द वेल्थ, इज नोन एज कैपिटल. ओके, सो कैपिटल क्या होता है? ये हमारी सपोज ये वेल्थ है, वेल्थ का वो वाला पार्ट जिससे हम फर्दर वेल्थ को रीजनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक मशीन्स, आवर मशीनरी इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉर्ड ऑफ लेबर. लेबर जो होता है, जो वर्क करता है मेन, ओके, उसका जो रिवॉर्ड होता है दैट इज़ वेजेस. लेबर्स को हम देते हैं, उनके काम के बदले हम उनको प्रोवाइड करते हैं वेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल. कैपिटल पे जो रिवॉर्ड मिलता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, एक होता है हमारा लेबर. लेबर इज़ द वन हु डज द वर्क, तो इसको इसके वर्क की वेजेस मिलती हैं, द रिवॉर्ड इज़ नोन एज वेजेस. आफ्टर दैट जो कैपिटल होती है, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट, द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल इज इंटरेस्ट. आफ्टर दैट जो लैंड होता है, लैंड पे जो मिलता है द रिवॉर्ड ऑफ लैंड, ठीक है, ज़मीन पे जो रिवॉर्ड दिया जाता है दैट इज कॉल्ड रेंट. ओके, ये इंपॉर्टेंट है तीनों, लेबर, कैपिटल एंड लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय. पॉपुलेशन थ्योरी किसने प्रपोज करी? दैट वॉज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट माल्थस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट यूज्ड फॉर फूड ग्रेन. तो फूड ग्रेन्स के लिए जो मार्केट यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज रीजनल और स्टेट मार्केट. मार्केट के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होते हैं, तो उसमें से जो फूड ग्रेन्स का मार्केट होता है दैट इज़ रीजनल और स्टेट मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट यूज्ड फॉर ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं दे आर लास्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. ठीक है, जिनको लंबे समय तक हम चला सकते हैं, ठीक है, जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, दे आर नोन एज ड्यूरेबल गुड्स. सो ड्यूरेबल गुड्स का जो मार्केट है दैट इज नेशनल मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइम बेस्ड मार्केट basically for perishable goods. Perishable goods are those goods which can't store for a long time. They are perishable, so their quality will deteriorate quickly. So we have to consume it on time. Okay. For example, milk. Okay, it is very essential commodity as well as it is perishable in nature. Okay, so द टाइम बेस्ड मार्केट बेसिकली फॉर पैरिशेबल गुड्स, मतलब पैरिशेबल गुड्स की जो मार्केटिंग होती है वो कम टाइम में हो जानी चाहिए, विद इन शॉर्ट पीरियड, बिकॉज
अदरवाइज लॉन्ग टर्म तक उनकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी, उसके बाद उसको कोई भी कंज्यूमर परचेस नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड ग्रेन मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, वुल मार्केट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो जितना भी हमारी कंट्री में फूड ग्रेन मार्केट है, वेजिटेबल्स हैं प्लस वुल है, इन सब का जो मार्केट है दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल मार्केट, इट इज़ टर्म्ड एज स्पेशल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मार्केट इंश्योर्स फेयर प्राइजेस। फेयर प्राइजेस कहाँ पे इंश्योर होते हैं? इट इज़ इंश्योर्ड अंडर द रेगुलेट मार्केट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज़ अ कम्पिटिटिव मार्केट। कम्पिटिटिव मार्केट कौन होता है? कंपटीशन जहाँ पे होगा दैट इज़ अ कम्पिटिटिव मार्केट एंड दैट वन इज़ परफेक्ट मार्केट। तो परफेक्ट मार्केट जो होता है जहाँ प्रॉपर सेलर्स एंड बायर्स होते हैं, दे आर टर्म्ड एज कम्पिटिटिव मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन द मार्केट विच इज़ permanent in nature. The permanent market is secular market. Next question the first function performed in the marketing of agriculture commodity is। तो पहला फंक्शन जो होता है एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ की अगर बात करें दैट फर्स्ट स्टेप इज और द फर्स्ट फंक्शन इज पैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन which is not a function of marketing. So harvesting is not the function of marketing because harvesting comes under cultural harvesting एक normal crop production activity होती है when the crop is attain maturity and is ripened then we did harvesting. Okay, next question FCI was established in। FCI का मतलब होता है Food Corporation of India. So FCI was established in the year 1965. Very important question. Next question the Warehousing Corporation Act came into operation on। So the Warehouse Corporation Act, this act came in 18th March 1962. Okay, you have to remember the year as well as the whole date. Okay, FCI का हमने पढ़ा था FCI was established in 1965 whereas Warehouse Corporation Act, this act was come in operation on 18th March 1962. Now the next question is the NAFED. NAFED is very important institute. NAFED was established in the year, so NAFED was established on October 1958. Now what is the full form of this NAFED? Its full form is very important because इसकी जो full form है it is not set by its order. इसमें जो लेटर्स लिखे उनके अकॉर्डिंग इसका फुल फॉर्म सेट नहीं हो पाता। तो नाफेड का जो फुल फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नाफेड इज नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, so this is the full form of NAFED, that is National Agricultural Marketing Federation of India, and this NAFED is located in, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है it is in New Delhi. It is located in New Delhi. अब बात करें इसका जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है दैट इज ऑन अक्टूबर 1958. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज टर्म्ड एज मोनोपोली मार्केट. ओके, मोनोपोली व्हेन इट डील्स विद सेलर. ओके, जहाँ पे सेलर लिखा होता है वहाँ पे पॉली टर्म आएगा, और व्हेन इट डील्स विद बायर्स के लिए सोनी आएगा. ओके, सो हियर दिस इज अबाउट सेलर. व्हेन देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ प्रोडक्ट, जब सिंगल सेलर होता है दैन इट इज नोन एज मोनोपोली मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन अ मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल बायर ऑफ प्रोडक्ट. सो हेयर इज बायर, तो बायर के केस में सोनी हो जाएगा, सोनी मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन few sellers of commodity, few seller. Now you have to focus on the term few seller. few के लिए आता है
A seller, again seller means poly, so it is referred as oligopoly. When it deals with few buyer, तो few के लिए again oligo और buyer के लिए सोनी, तो it is referred as oligo sony market. This is as simple. Next question. A market where homogeneous product and large number of buyer and sellers are found means a market is, एक मार्केट है जहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट्स हैं और उस होमोजेनियस प्रोडक्ट्स के लिए लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं एंड सेलर्स हैं, दैट इज़ रिफर्ड एज प्योर मार्केट. ओके, सो प्योर मार्केट एक होमोजेनियस मार्केट होता है जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के बायर और सेलर्स का नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. खरीदने वाले और जो कंज्यूमर्स होते हैं दे आर मोर इन नंबर. दैट मार्केट इज़ रिफर्ड एज प्योर मार्केट. Next question. The contribution of central government in the capital share of regional rural bank is, तो RRB में यानी जो शेयर रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का इट इज़ अबाउट 50%, 50% रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. WTO केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, तो WTO कब इफेक्ट में आया था? WTO इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ये इफेक्ट में आया था इन द ईयर 1995. नेक्स्ट क्वेश्चन. The portion of the total produce in stock which the farmer is willing to sell, यानी जो टोटल प्रोडक्ट जो होता है स्टॉक में उसका वो वाला पार्ट जो फार्मर सेल करना चाहता है दैट पार्ट इज़ नोन एज मार्केटेबल सरप्लस. दैट इज़ कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस, यानी जो वो सेल करना चाहता है दैट इज़ कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस. एक होता है मार्केटेड सरप्लस, वो क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्शन विच इज़ यूजली brought to the market at a particular time for sale, जो पोर्शन मार्केट में लेकर आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल दैट इज नोन एज मार्केटेड सरप्लस. ओके, सो दीज टू terms are very important, marketable surplus and marketed surplus. Marketable surplus means the portion which farmer want to sell, जो farmer sell करना चाहता है that is marketable surplus, and the portion which is brought to the market for sale, जो market आया है that is marketed surplus. Next question. The relationship between marketable and marketed surplus for perishable products. So perishable products के केस में ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं बिकॉज पेरिशेबल नेचर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे जैसे ही प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बाद फटाफट से उनको कंज्यूम करना होता है, तो इसीलिए हम उनको फटाफट सेल कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Marketable surplus given by MS is equals to P minus C. Next question. The minimum prices at which the government is prepared to buy agriculture commodities. So एक मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट भारत सरकार सेट करती है किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को खरीदने के लिए दैट इज़ रिफर्ड एज MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस. और हमारी एग्रीकल्चर में बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनके लिए प्रॉपर MSP जो है वो सेट है एक्सेप्ट शुगर केन. शुगर केन जो होता है इन केस ऑफ शुगर केन MSP इज़ नॉट फॉलो बट अपार्ट फ्रॉम MSP FRP इज़ देयर. For sugarcane MSP is not there but for sugarcane FRP is there, that is fair remunerative price. Okay, fair remunerative price is for sugarcane. Next question. MSP is fixed by, so who fixed MSP? MSP was fixed by CACP, that is Commission of Agricultural Cost and Prices. Okay, CACP fixed the MSP according to some different types of cost. Next question. National Institute of Agricultural Marketing, ठीक है, नियाम बोलते हैं इसको शॉर्ट में, NIAM, नियाम. National Institute of Agricultural Marketing is situated at Jaipur. Jaipur is in Rajasthan. Next question. Next question is the difference between values in use and value in exchange is known as consumer surplus. Okay, so this is the difference between value in use minus value in exchange. You will get consumer surplus. Next question. The axis of what we are prepared to pay over what we are actually pay
फॉर अ कमोडिटी इज नोन एज, it is known as consumer surplus. Okay, it is same consumer surplus का definition है and this is a type of formula. Next question, short term loans given for. तो short term loan होते हैं, long term loan होते हैं, इनका जो duration होता है कितने टाइम का होता है. तो short term loans it is for 1 to 1.5 year duration, यानी 1 साल से 1.5 ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म लोन्स का ड्यूरेशन कितना होता है. सो लॉन्ग टर्म लोन इज फॉर 5 to 30 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 Rs ऑफ क्रेडिट्स आर. तो क्रेडिट्स जब हम किसी को प्रोवाइड करते हैं तो वी हैव टू सी दीज 3 Rs. व्हाट आर दीज 3 Rs? 3 Rs stands for returns, repayment capacity and risk bearing ability. Okay, return, repayment capacity and risk bearing ability of the जो भी उस क्रेडिट को परचेस करना चाहता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोन रिपेइंग कैपेसिटी ऑफ फार्मर इज जज ऑन द बेसिस ऑफ. सो कोई भी फार्मर व्हेन ही कम टू बैंक टू टेक लोन्स, सो उसकी जो रिपेइंग कैपेसिटी होती है दैट वाज जज ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर नेट इनकम ऑफ फार्मर. ठीक है, जो भी फार्मर है ही और शी, उसकी जो रिपेइंग कैपेसिटी है कि वो लोन को रिपे करेगा, दैट वाज जज ऑन द बेसिस ऑफ हिज नेट इनकम, कि अभी उसकी नेट इनकम कितनी है प्रेजेंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन कॉजेज इन्फ्लेशन. ठीक है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाता है, प्रोडक्शन घट जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. नेक्स्ट वन, द रिस्क अराइज ड्यू टू changes in government policies are termed as. Whenever the government policies are changed, so due to this change some risk is arises and that risk is known as institutional risk. Remember, this is very important. Institutional risk क्या होता है? Because of change in government policies some risk is arises and that risk is associated with government policy is termed as institutional risk. Next one, Agmark Act was passed in. So Agmark is very important. It was passed in the year 1935. Okay, याद रखना है, before independence this act was passed. Next, Central Agmark Laboratory कहाँ पर है? It was located in Nagpur, Maharashtra. Next question, first bank in India was established on. So the first bank of India was established in the year 1806. Next question, money supply in Indian national economy is regulated by RBI. That is RBI, ये हमारा इम्पोर्टेंट बैंक है. ठीक है, RBI का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है. नेक्स्ट वन, RBI was established and nationalized in. RBI कब established हुआ था और कब nationalized हुआ था? established हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और nationalized हुआ था 1 जनवरी 1949 में. मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस इट वॉज established but it was nationalized after attaining independence. Okay, so after independence, that is after 1975, it was nationalized. It was established 1 April 1935 in Maharashtra, in Mumbai, Maharashtra, and was nationalized in 1 January 1949. Next question, the bank who credits to marginal small and agricultural laborers. सो एग्रीकल्चर लेबर्स और जो मार्जिनल स्मॉल लेबर्स होते हैं उन वाले पर्सनस को जो लोन प्रोवाइड होता है बैंक से, दैट वाज RRB, रीजनल रूरल बैंक, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड. नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ बैंक, एक बैंक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इट इज़ नाबार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 कॉमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन. तो 14 जो बैंक्स थे वो नेशनलाइज्ड हुए थे 19 जुलाई 1969 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सो इट इज, इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैक्स विच इज levied on goods or services produced or purchased. जो goods और services में लगता है that is a type of indirect tax. ओके, तो जो भी हम goods यूज़ करते हैं, परचेस करते हैं मार्केट से, या जो भी हमें सर्विसेज मिलती हैं, हॉस्पिटल
और पुलिस, इस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं, इन दैट केस देयर इज इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। और इनकम टैक्स जो होता है ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट वन, अ मल्टी स्टेज सेल टैक्स विच with credit was taxes paid on business purchases, that is called VAT, that is value added tax. A farmer having an area of less than 1 hectare, okay, ये सबसे लो कैटेगरी के फार्मर्स होते हैं, लो कैटेगरी, ठीक है। फार्मर्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर लैंड होल्डिंग। सो जिसकी लैंड होल्डिंग सबसे कम होती है, लेस देन 1 हेक्टेयर, सबसे कम लैंड होल्डिंग होती है, दे आर रिफर्ड एज मार्जिनल फार्मर्स, ओके। नेक्स्ट वन, द ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग ऑफ स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं दे हैव 1 to 2 हेक्टेयर लैंड्स, सबसे स्मॉल होते हैं मार्जिनल के। सो less than 1 hectare is marginal farmer, 1 to 2 hectare is for small farmers, and more than 10 hectare it is for large farmers. Next question, on which basis CACP fixed minimum support price? अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था अर्लियर, MSP that is minimum support price is fixed by CACP, ओके। नाउ हाउ CACP फिक्स दिस प्राइस? CACP जो प्राइस फिक्स करती है ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, इसमें डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, ओके। उनके बेसिस में उनको कैलकुलेट करने के बाद ही CACP MSP को फिक्स करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट इज टर्म्ड एज फार्म मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज, प्रोडक्शन फंक्शन को हम और क्या कह सकते हैं? इन केस ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमको इनपुट आउटपुट दोनों चाहिए होते हैं, सो प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्ड इज इनपुट आउटपुट रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट्स इनटू फिजिकल आउटपुट, इट टर्म्ड एज प्रोडक्शन, ओके। प्रोडक्शन में हमने जैसे भी इस क्वेश्चन में देखा कि वी नीड बोथ इनपुट एंड आउटपुट, सो इनपुट्स जो होते हैं फिजिकल इनपुट्स को फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट कैलकुलेटेड पर हेक्टेयर इज नोन एज, ऑन द जो कॉस्ट पर हेक्टेयर पे हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? ये COP होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज COP। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड एज cost per hectare, okay. Next question, the most important unit of farm management is production unit. Next, the basis of Cobb-Douglas production function is, तो Cobb-Douglas का production function का जो main basis था, criteria was constant elasticity of substitution. Next one, when MPPX greater than APPX then APPX is, तो जब यहाँ पे ऐसा साइन आ जाता है ना कि MPP पे मोर का साइन होता है और APP की साइड ये साइन लेस का शो होता है, तो लेस का शो होने के कारण ये जो है ये आपको याद रखना, ये चीज़ ये वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ करती है। ग्राफ के थ्रू हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट मैक्सिमम प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड अंडर, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड व्हेन दिस कंडीशन इज coming, MR equals to MC, that is marginal returns are equals to marginal cost. Next, optimum profit will be obtained at a point of, so optimum profit का जो point होता है that is MC equals to MP. Now MC is equals to, यानी MC यानी marginal cost का formula क्या होता है? Marginal cost means the change in total cost divided by change in output. Next question, when the demand and prices are equal it is called equilibrium price. Next question, the price is applied for production function, how much to produce, so how much to produce जो वाला जो क्वेश्चन राइज होता है उसके लिए कौन सा लॉ या कौन सा प्रिंसिपल होता है? तो हाउ मच टू प्रोड्यूस के लिए होता है प्रिंसिपल्स ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल अप्लाइड फॉर हाउ टू प्रोड्यूस के केस में होता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। कोई चीज़ हमको कितनी प्रोड्यूस करनी है, आई मीन हाउ कैसे प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है। नेक्स्ट वन, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस के केस में आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और
इक्विमार्जिनल रिटर्न. इफ़ यू डोंट लर्न दिस टर्म्स, अगर आपको ये टर्म्स लर्न नहीं है, यू कैन नोट डाउन एंड रिवाइज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, optimum level of input use without resource limitation, that is referred as law of diminishing returns. Okay, next one, basic fundamental law of agriculture is law of diminishing return. ये important है because ये agriculture के केस में fundamental law भी है. नेक्स्ट वन, चूज बेस्ट क्रॉप इंटरप्राइज. बेस्ट क्रॉप इंटरप्राइज को अगर हम सेलेक्ट करना है देन वी विल प्रेफर प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नेक्स्ट वन, वन टोटल एसेट्स आर डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज़. जब टोटल एसेट्स को हम टोटल लाइबिलिटी के संग डिवाइड करते हैं, वी गेट NCR, दैट इज़ नेट कैपिटल रेशियो. इकोनॉमिक्स में बहुत फॉर्मूले होते हैं, सो यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरी फॉर्मूला. नेक्स्ट वन, द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ टर्नओवर. टर्नओवर निकालने का फॉर्मूला है दैट इज़ ग्रॉस इनकम डिवाइड बाय टोटल फार्म एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100. Next question, when MP is 0 and EP is 0, it is called completely inelastic demand. Okay, MP is 0 and EP is 0, then it is called completely inelastic demand. Next question, when MP is greater than AP, okay, and EP is greater than 1, it is known as elastic demand. Next one, MP is equals to AP and EP is equals to 1, that is known as unit inelastic demand. Next one, demand of agriculture products are always comes under. तो agriculture products की जो demand होती है, it always comes under unit inelastic demand. Next one, infixation point is found on. infixation point जो होता है, अगर हम ग्राफ को देखें, ठीक है, ऐसे करके वो ग्राफ था, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है इरेशनल होती है, देन रैशनल, देन इरेशनल. सो फर्स्ट स्टेज जो होती है रैशनल स्टेज, वही हमारा इनफिक्सेशन पॉइंट आता है वहाँ पे. नेक्स्ट वन, द जोन एट विच TP इंक्रीजेज बट आ डिक्रीजिंग रेट. तो TP इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट, वो हमारी सेकेंड स्टेज होती है, दैट इज़ कॉल्ड रैशनल स्टेज. नेक्स्ट पॉइंट, EP इज़ ऑलवेज लेस देन 0. अगर EP हमेशा 0 से कम रहता है तो उसको हम बोलेंगे, यानी वो वाले जो कंडीशन होती है, ये इट कम्स अंडर थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज में हमारी इरेशनल होती है. फर्स्ट एंड थर्ड आर इरेशनल, बट उनकी जो बिटवीन में होती है दैट इज सेकंड इन बिटवीन स्टेज इज रैशनल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस रेशियो इक्वल्स टू. प्राइस रेशियो इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडेड रिसोर्स. तो ये फॉर्मूला है इसका, कॉस्ट per unit of added resource divided by cost per unit of replaced resource. Next one, present value of future investment is calculated by, that is calculate on the basis of discounting. जब भी हम किसी future investment को calculate करना चाहते हैं present values के साथ, so we do discounting. Next question, a linear represents the different combinations of different variables input used in production of a given amount of output, that is isocont. Isocont is used in FF relationship, that is factor relationship. Next question, a line indicate all possible combinations of two inputs which can be purchased with a given amount of investment, that is isocost line. Next question, the line joins the end points of isocont. isocont की जो end points को join करती है that is ridge line. Next question, the line by which all the least cost combination points are joined to each other is known as expansion path. Next one, two or more products when produced in the same production process is called joint product. Now here, this is next question. Next question है, when the increase in one product is directly proportional to increase in other product, it is called complementary production. इसका मतलब ये है कि जब कोई एक प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, यानी एक इंटरप्राइज है, when one enterprise increases, then another enterprise, जो हमारा सेकेंड इंटरप्राइज है, वो भी इंक्रीज करता है.
मतलब देखा जाता है कि इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर एक इंक्रीज कर रहा है देन सेकेंड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इफ फर्स्ट वन इज डिक्रीजिंग देन सेकेंड वन इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो रिलेशनशिप होता है दो इंटरप्राइज या दो अलग प्रोडक्ट्स के बीच में, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड डेयरी फार्मिंग एंटरप्राइज हैविंग सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप। अब सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप में क्या होता है, इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप व्हेन वन एंटरप्राइजेस इंक्रीजेस, अगर हमारा एक इंटरप्राइज इंक्रीज करता है तो दूसरे इंटरप्राइज, ये हमारा फर्स्ट इंटरप्राइज है और ये हमारा सेकेंड इंटरप्राइज है। ओके, इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप व्हेन वन एंटरप्राइजेस इंक्रीज इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन सेकेंड इंटरप्राइज। तो सेकेंड इंटरप्राइज पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना तो वो इंक्रीज करेगा ना वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरप्राइज का जब सेकेंड इंटरप्राइज में कोई रिलेशन नहीं सेट होता, दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया है क्रॉप प्रोडक्शन एंड डेयरी इंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स टोटल कॉस्ट। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, इनको ऐड करके वी गेट टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट रिलेटेड टू फिक्स्ड रिसोर्सेज। तो जो कॉस्ट फिक्स्ड रिसोर्सेज के साथ रिलेट करती है, ठीक है, तो उसी को हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट के अलग अलग नाम होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को हम संक कॉस्ट भी बोलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो नोन एज संक कॉस्ट एंड overhead cost. These are some other names of fixed cost. Fixed cost के other names हैं sunk cost and overhead cost. Next question, rent increases on fixed capital, depreciation on building, taxes and wages of the permanent labor constitute fixed cost. तो हमारी जो fixed cost होती है उसमें क्या क्या आता है? fixed cost में आता है हमारा रेंट। रेंट हम किस में लगाते हैं, जो भी हमारी ज़मीन होती है, लैंड पे हम रेंट लगाते हैं और ये इट कम्स अंडर फिक्स कॉस्ट, ये हमारा फिक्स कॉस्ट का पार्ट है। इसके अलावा जो भी हमारा कैपिटल में इंटरेस्ट लगना होता है, इंटरेस्ट जो हम लगाते हैं दैट ऑल्सो कम अंडर फिक्स कॉस्ट। बिल्डिंग्स जो होती हैं या कोई मशीन्स होती हैं उसमें जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकलती है दैट इज़ ऑल्सो फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिर वो लेबर्स की जो वेजेस होते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ फिक्स कॉस्ट, बट लेबर जो होना चाहिए परमानेंट होना चाहिए। ठीक है, इफ़ द लेबर इज़ परमानेंट तो उसकी जो वेजेस होंगी वो भी हमारी परमानेंट होंगी, फिक्स्ड होंगी, तो दे ऑल कंस्टिट्यूट अंडर फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट रिलेटेड टू वेरिएबल रिसोर्स एंड चेंज विद आउटपुट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉस्ट होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट आती है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। ठीक है, जो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, किसके अगेंस्ट, अकॉर्डिंग टू आउटपुट। ठीक है, ये जो होती है वेरिएबल कॉस्ट, इसको वेरिएबल कॉस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि चेंज होती रहती है विद आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है, या हम कह सकते हैं आउटपुट का लेवल चेंज होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वन, द चेंज इन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हम 1 यूनिट आउटपुट इंक्रीज करते हैं दैन जो कॉस्ट एसोसिएट होती है दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। ओके, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था दैट इज़ ग्रॉस इनकम माइनस टोटल कॉस्ट गिव्स प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस इनकम में से अगर हम टोटल कॉस्ट माइनस कर दें, डिडक्ट कर दें, दैन वी गेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर मार्जिनल कॉस्ट हो गया, जब एक यूनिट आउटपुट इंक्रीज होता है दैन मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन है वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज। तो वेरिएबल कॉस्ट के क्या क्या नाम है, वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट एंड इनपुट कॉस्ट। ओके, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट को क्या बोलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो नोन एज संक कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। ये भी नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फिक्स्ड कॉस्ट के दूसरे नाम क्या होते हैं दैन फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो नोन एज संक कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट, जबकि वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट या फिर इनपुट कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो नोन एज, ये देखो यही आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट को हम ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं, एक और एक संक कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
all actual expenses in cash in kind incurred productivity by owner operator, it is referred as cost A. अब होता है क्या, इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टाइप की कॉस्ट होती हैं, ठीक है, ए बी सी, और इन सारी कॉस्ट को मिला के हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, जो हमारा एमएसपी होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट इज़ मेनली कैलकुलेट बाय सीएसीपी. तो सीएसीपी क्या करता है, सीएसीपी डिफरेंट कॉस्ट के हिसाब से ही एमएसपी को डिसाइड करते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट कॉस्ट में हमने पहला पढ़ा कॉस्ट ए. तो कॉस्ट ए में क्या आता है, जितने भी ऑपरेटर ने प्रोडक्शन के लिए जितना भी एक्सपेंस करा था, ठीक है, दैट इज़ कॉस्ट ए. कॉस्ट ए में भी हमारे कॉस्ट A1 प्लस रेंट पेड बाय लैंड, रेंट पेड फॉर बेसिस इन लैंड. अगर कॉस्ट A1 में हम रेंट को भी इंक्लूड कर दें, ठीक है, जिस लैंड पर रेंट दिया जाएगा उस रेंट को अगर हम इंक्लूड करें, देन वी गेट कॉस्ट A2. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट A2 प्लस इंटरेस्ट ऑन वैल्यू ऑफ ओन्ड कैपिटल एसेट्स इंक्लूडिंग लैंड. ठीक है, जो हमारे खुद के एसेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट इंक्लूड रहेगी, देन वी गेट कॉस्ट B1. नेक्स्ट B1 प्लस रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड एंड रेंट पेड बाय लीज्ड लैंड, देन इट बिकम्स कॉस्ट B2. नेक्स्ट क्वेश्चन, the total cost of production which includes all cost item actual as well as imputed. इसमें सारे cost item आएंगे, then it is referred as cost C. नेक्स्ट क्वेश्चन, cost C is equal to, तो cost C जो है वो इक्वल होता है cost B प्लस imputed value of family human labor. तो यहाँ पे cost C के लिए cost B में हमें family labor की cost को include करना होता है, then we get cost C. Next question, gross returns minus cost A, it gives farm business income. तो ये कुछ important formulae हैं, you have to note down. Next formula है gross returns minus cost B, then it gives family labor income. Next question, net income is calculated by gross returns minus cost C. नेक्स्ट वन, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज़, तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फार्म इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्स, दे आर टर्म्ड एज टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ओके, जब हम फार्मिंग को किसके अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, एक तो लैंड का यूटिलाइजेशन कैसा है और उसमें क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसके बेसिस में अगर हम क्लासीफाई करेंगे, दैन इट इज़ रिफर्ड एज टाइप्स ऑफ फार्मिंग. नेक्स्ट है हमारा डिफाइन फार्मिंग हैविंग 50% इनकम बाय सिंगल एंटरप्राइज. अगर हमें सिंगल एंटरप्राइज से 50% इनकम जनरेट हो रही है, इसको हम बोलेंगे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग. ओके, अगर 50 से लेस होगी तो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, स्पेशलाइज्ड हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप प्रोडक्शन प्लस लाइफ स्टॉक रेजिंग, इट इज़ नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग. ठीक है, जब हम क्रॉप्स भी प्रोड्यूस करेंगे एज वेल एज वी हैव सम लाइफ स्टॉक्स ऑल्सो, सम कैटल, बफेलो, दैन इट इज़ रिफर्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मिंग विच हैज़ लेस देन 50% इनकम बाय सिंगल एंटरप्राइज. तो अगर सिंगल एंटरप्राइज से लेस देन 50% इनकम जनरेट होगी, दैन इट इज़ रिफर्ड एज डाइवर्सिफाइड फार्मिंग. ओके, यू हैव टू लर्न लेस देन 5 है, सॉरी लेस देन 50 है या फिर मोर देन 50 है, मोर देन या फिर इक्वल टू. अगर 50 से कम हो रहा है इनकम तो डाइवर्सिफाइड, अगर 50 के बराबर है तो ये हमारी स्पेशलाइज्ड में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मिंग इन एन एरिया हैविंग एवरेज एनुअल रेनफॉल इज 50 सेंटीमीटर, दैट इज रिफर्ड एज ड्राई फार्मिंग. नेक्स्ट, natural grazing pattern is, it is known as ranching. Next question, when farm is classified on the basis of organizational setup, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे तो ये सिस्टम ऑफ फार्मिंग कहलाता है. ठीक है, अभी ऊपर हमने देखा था टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एक होता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एक है सिस्टम ऑफ फार्मिंग. तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्लासीफाई होता है बेसिकली जो लैंड है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है और उसमें क्या क्या रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसा होगा इसके बेसिस में अगर करेंगे दैन इट इज़ रिफर्ड एज सिस्टम ऑफ
farming. Next question. The joint agriculture operation by farmers on voluntary basis, it is referred as cooperative farming. When farmers are joint, voluntary, ठीक है, उस सोसाइटी को बोला गया है कोऑपरेटिव फार्मिंग या कोऑपरेटिव सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A cooperative farming in which ownership and operation both are individual. When owners and operation are both are individuals, then it is referred as cooperative bidder farming. Next one. Cooperative farming in which owner is individual and operation is collective. ठीक है, ओनरशिप तो इंडिविजुअल की है लेकिन वहाँ पे जो ऑपरेशन होंगे वो कलेक्टिव बेसिस में होंगे. दैट इज कलेक्टिव ऑपरेशन. कलेक्टिव में तो कलेक्टिव में आ जाएगा जॉइंट, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फार्मिंग इन विच इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड एंड कैपिटल इज डन बाय अ बिग बिजनेस पर्सन और अ कैपिटलिस्टिक. तो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन कैपिटलिस्टिक करेंगे, दैट इज रिफर्ड एज कैपिटलिस्टिक फार्मिंग. Next question. Government carries out farming in state farming. Next. When farmer allow agriculture practice in their own way and manages and organizes on their farm business. ठीक है, तो जब फार्मर खुद अपने ओन बिजनेस को ही आगे बढ़ाते हैं, दैट इज रिफर्ड एज पीजेंट फार्मिंग. ठीक है, व्हेन दे आर डूइंग फार्मिंग इन देयर ओन लैंड, दैट इज रिफर्ड एज पीजेंट फार्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. A process of deciding in the present what to do in future about the best combination of crops and livestock to be raised, it is referred as farm planning. ठीक है, जब हम फ्यूचर में प्लान करेंगे कि हमें किस तरह का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है अपने क्रॉप्स और लाइवस्टॉक को रेस करने के लिए, दैट इज रिफर्ड एज फार्म प्लानिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग डन फॉर. लॉन्ग टर्म प्लानिंग 5 to 10 years की होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्ट रिटर्न्स नेट प्रॉफिट ऑफ अ फार्म ऑन अ पर्टिकुलर इंटरप्राइज, इट इज रिफर्ड एज फार्म बजटिंग. नेक्स्ट वन. द बेसिस ऑफ फार्म बजटिंग इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन न्यू वैरायटीज रिकमेंडेड विच टाइप ऑफ बजट शुड बी प्रिपेयर्ड. तो नई वैरायटीज जब रिकमेंड की जाती है, दैन वी हैव टू make or prepare a partial budget. Next question. Net worth is calculated from balance sheet. Next, the farm accountancy is also known as farm book keeping. तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे they are from agriculture economics. In next part we will continue our next chapter, that is agriculture statistics.